हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आपकी तैयारियों को और सुगम बनाया जाए, जिससे आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और किसी भी एग्ज़ाम को अचीव कर सकें, उसमें सफलता प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो अपनी इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम एक नए सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा अर्थव्यवस्था का, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर लेने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपने इसको समझ लिया तो पूरी अर्थव्यवस्था, इकॉनमी को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। और आप जानते ही हैं कि आज विश्व में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो वो आर्थिक चीज़ें हैं। और आपने अगर एक बार अर्थव्यवस्था को समझ लिया तो उसके बाद में हर एक चीज़, हर एक पहलू, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे वो भौगोलिक संबंध हो, हर एक संबंधों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, उसको हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, इससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिले और आप भी इसे अपना ही चैनल समझकर इसको शेयर करते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है मौद्रिक नीति। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम किस टॉपिक को देखेंगे, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर महंगाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई बढ़ गई है और काफ़ी बातें होती हैं। हालांकि इसको मेज़र करने की काफ़ी अन्य टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम आगे बढ़ते हुए बहुत ही डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन है क्या चीज़। तो दोस्तों, अगर हम जैसे कहें कि आप किसी मार्केट में अगर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपके पास में 10 पेन एक रखी हुई है, आप जाते हैं, वहाँ पे 10 पेन अवेलेबल है और लेने वाले केवल 5-6 लोग हैं, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है और लेने वाले लोग कम हैं, ठीक है, और उनके पास पैसा भी लिमिटेड है। तो क्या होगा, उस पैसे की कीमत कितनी रहेगी, नॉर्मल रेट ही रहेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि वही जो पेन नंबर में 10 हैं और वो लेने वाले जो हैं वो 5 जो थे वो जस्ट रिवर्स हो जाए, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाए, ठीक है, और कम से कम 15-20 लोग लेने के लिए सक्षम हो जाएं, ठीक। और उसके बाद में पेन की नंबर या तो 10 ही मान लीजिए बनी रहे, या तो उससे कम हो गई, मान लीजिए 5 हो गई। लेट सपोज़ कि 10 ही नंबर बनी रही और लेने वालों की संख्या जो है, लेने वालों की जो संख्या है वो हो गई 20। अब आप बताइए कि अगर लेने वालों की संख्या 20 है और जो पेन है वो सिर्फ 10 है, तो क्या सभी 20 लोग को पेन मिल सकता है क्या? जाहिर सी बात है, नहीं मिल सकता। मतलब जो प्रोडक्ट है उसका नंबर कम है और लेने वाले लोगों का ज़्यादा है संख्या। तो मेन चीज़ इसमें इन्फ्लेशन में यही होता है। जाहिर सी बात है, अब लेने वाले लोग ज़्यादा हैं तो दुकानदार क्या करेगा, पेन की कीमत बढ़ा देगा तुरंत, क्योंकि भाई उसको तो लाभ कमाना है। तो जस्ट यही चीज़ इन्फ्लेशन भी है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, उनके अंदर ख़रीदारी करने की ज़्यादा क्षमता आ जाती है, ठीक है, और उस क्षमता को अगर बाज़ार पूरा ना कर पा रहा हो, मतलब उतनी कमोडिटी ना हो, उतने गुड ना हो, उतने सामान ना हो, तो उस समय क्या होता है, सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो उम्मीद है आपको इन्फ्लेशन क्लियर हो गया। मतलब कि जब लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन सप्लाई उस चीज़ को पूरी नहीं कर पा रही है, मतलब प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में उतनी नहीं है कि जो लोगों की डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो इस समय जो सामान है, जो गुड्स हैं, जो कमोडिटी है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है और इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू में समझने का है वो है लिक्विडिटी, तरलता। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये का नोट है, आप गए कुछ भी खरीद कर चले आए दुकान पर से, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपके पास में 1 लाख रुपए का चेक भी हो, ठीक है, और आप दुकान पे गए खरीदने के लिए सामान को, आपको कुछ छोटा सा ही सामान लेना है या कुछ बड़ा ही सामान लेना है और आपने चेक दिखाया उसको, तो क्या चेक देखते ही आपको सामान दे दिया जाता है? एक बार दुकानदार वेरीफाई करने की कोशिश करता है ना, भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपका चेक बाउंस हो जाएगा। तो मतलब चेक क्या हुआ आपका, वो
चेक से तुरंत कैश में बदला नहीं जा सकता है उसको, और कैश से आप तुरंत सामान खरीद ले रहे थे। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको बहुत आसानी से कैश में बदला जा सके, क्योंकि कैश आराम से हर जगह स्वीकार हो जाता है, जबकि बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हर जगह स्वीकार नहीं होती हैं। जो चीज़ जितनी आसानी से कैश में कन्वर्टेबल हो वो उसे उतना ही लिक्विड बोलेंगे, उतना ही तरल बोलेंगे, मतलब उसका प्रवाह आसानी से हो सकता है, क्योंकि हर कोई कैश पे जाना चाहता है और उसमें कोई दुविधा नहीं होती है। सामने से पैसा मिला, उसने एक्सेप्ट कर लिया और कोई बात का झंझट नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसी हो जाए कि कैश कन्वर्जन उसका मुश्किल हो, तो उसकी लिक्विडिटी हाई नहीं होती है, वो लेस लिक्विड होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि तरलता आखिर क्या होती है, तो ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट, मतलब ईज ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू लिक्विड इज़ लिक्विडिबिलिटी। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है, आप अपने एसेट को कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही आपकी होती है लिक्विडिटी। ठीक है, और हाईली लिक्विड एसेट क्या हुआ, जो कि बहुत आसानी से कैश में बदला जा सके। जैसे आप सोना देखिए, हर कोई तुरंत खरीदने को तैयार रहता है। आप दुकान पे जाते हैं, अक्सर लाला के यहाँ देखते थे आप, सोना गिरवी रख दिया जाता था। पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा, लाला के यहाँ सोना गिरवी रख दिया, लाला बाद में बड़े मज़े लेते थे। ठीक है, तो वैसी चीज़ें होती हैं, मतलब सोना बहुत ही लिक्विड है, उसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी तरह से सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, ट्रेजरी बिल जो होते हैं, ठीक है, उनको भी आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए उनको भी हम हाईली लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से अगर शेयर बॉन्ड की बात की जाए, जैसे कोई बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी हो, जैसे टाटा की हो गई, रिलायंस की हो गई, इनके अगर आपके पास शेयर हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा हाई रहती है, तो ये भी हाई लिक्विड एसेट में माने जाते हैं। अगर वहीं पर ऐसी चीज़ें हों जिनकी मतलब कहें कि आपको अगर कैश कन्वर्जन में आसानी नहीं हो रही, दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपको मान लीजिए अपना घर ही बेचना है, मान लीजिए इस तरह की कोई परिस्थिति आ गई, आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं और हो जाता है, या आप रिटायर हो जाते हैं और आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, आप अपना घर बेचना चाहते हैं, लेकिन इतनी आसानी से तो बिकेगा नहीं वो, उसके लिए भाई ख़रीदार ढूंढना पड़ेगा, आपस में मोल भाव होगा कि भाई 20 लाख 25 लाख में बनवाया है तो 15 लाख में तो बेचेंगे नहीं आप, एटलीस्ट उतना कॉस्ट तो मिल जाए। इसी तरह से स्टेट प्रॉपर्टी हो गई, कोई पेंटिंग किसी ने बनाई है उसको बेचना है, स्कल्पचर हो गया है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जिनको अगर आपको कैश में कन्वर्ट करना है तो इतनी आसानी से नहीं हो सकती हैं, तो ये रिलेटिवली लेस लिक्विड एसेट में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई इन्फ्लेशन आखिर क्या होता है और लिक्विडिटी क्या होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे थोड़ा सा अगर हम जब बढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र के एक महान कहें तो विद्वान हुआ करते थे, जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अगर कहें कि सभी लोग ऑलमोस्ट, बाद में बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने अपनी अपनी फ़िलॉसफी दी, थिंकिंग दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी की सारी इनकी इस पुस्तक की जो बातें हैं, जो उसका मतलब निचोड़ है, उसी पर आधारित हैं। इन्होंने कुछ सिद्धांत जैसे दी हैं, जैसे इन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन होता है तो वो जब उसको खर्च करता है तो वो थोड़ा सा उसमें एक उसका माइंडसेट होता है, जैसे वो अपनी जो डेली नीड्स होती हैं उसके अनुसार खर्च करता है। कभी कभी आपकी ऐसे होती हैं, वो अपने पास इस प्रकार से धन रखना चाहता है कि हो सकता है कोई आवश्यक ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिस समय आपके पास पैसे होने चाहिए, इसलिए वो अपने पास पैसे को बचा के रखेगा, उसको खर्च नहीं करेगा कि जब मुझे इमरजेंसी आएगी तभी मैं खर्च करूँगा। इसको जैसे एहतियाती हम कह दें। उसी तरह से कई बार क्या होता है कि जैसे जमाखोरी वाली बात आप सुनते हैं, कई बार क्या होता है मार्केट वगैरह डाउन होता है, लोगों के पास पैसा तो है लेकिन वो सोचते हैं कि हम खर्च इसको तब करेंगे जब हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, तो अपना इन्वेस्टमेंट बचा के रखते हैं, वो अपने प्रॉफिट के अनुसार और उसके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लोग अपना जो खर्च करते हैं वो इसी अनुसार से करते हैं। ये जिसे तरलता अधिमान सिद्धांत भी कहा जाता है, ये इन्होंने कीन्स महोदय ने ही दिया हुआ था। तो मतलब इन्होंने ये कहा कि यदि किसी व्यक्ति को खर्च करना है तो वो उसकी माइंडसेट होता है, उसी अनुसार वो अपना खर्च करता है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिक्विडिटी ऑर्डर की अगर बात की जाए, कई बार अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या होता है, तो कैश तो भाई सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उसी में तो कन्वर्जन हो रहा है। उसके बाद गोल्ड को माना जाता है, फिर डायमंड को माना जाता है। अब चूंकि अगर हाउस की अगर आप बात करते हैं तो हाउस तो उतना जल्दी बिक नहीं सकता है, तो वो रिलेटिवली लिक्विड, उसकी लिक्विडिटी कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अक्सर आप जब बैंक वैंक जाते होंगे या एटीएम का इस्तेमाल करते होंगे, तो वहाँ पे जब आप एटीएम डालते होंगे तो अकाउंट से सेलेक्ट करने के लिए आपसे कहता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इस तरीके की बातें आपसे करता है कि नहीं करता है वो, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं कि आखिर वो क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिक्स टाइम डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पैसे को डालते हैं, मतलब बैंक में जब आप फिक्स टाइम डिपॉजिट के तरह से पैसा जमा करते हैं, तो एक निश्चित अवधि सर्टेन टाइम के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा और वो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप बाय चांस कुछ इमरजेंसी आ जाए, उसको लेना चाहते हैं, तो बैंक पेनाल्टी लगाकर आपके ऊपर या फिर कुछ डिडक्शन वगैरह करके वो आपको दे सकता है। लेकिन वहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि सर्टेन टाइम के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें करेंट अकाउंट की, तो इसमें क्या होता है, कभी भी पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। अब आप बताइए, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं तो इसकी लिक्विडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी? जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि आप कभी भी पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप फिक्स टाइम डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ पर तो आपका पैसा लॉक हो गया था, तो क्या वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? जाहिर सी बात है वहाँ पे भी लिक्विडिटी कम होगी। तो करेंट अकाउंट में लिक्विडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो करेंट अकाउंट होता है उसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने वाला क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो चेकबुक मिलता है वो थोड़ा लार्जर साइज़ का होता है, साथ ही साथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, और इसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। बात करें उसके बाद सेविंग अकाउंट की, जो हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग, मीडियम क्लास लोग, मिडिल क्लास के लोग प्रयोग करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो थोड़ा बहुत 3-4% के हिसाब से ब्याज दे देती है बैंक हमको। लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि हम मिनिमम बैलेंस नहीं रखें तो कुछ नहीं होगा। मिनिमम बैलेंस तो हमको रखना ही पड़ता है, नहीं तो आपके अकाउंट से मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के नाम पे जितना आपने जमा नहीं किया उससे ज़्यादा तो काट लेते हैं बैंक वाले। तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। उसके बाद कई बार आप देखते होंगे कि एटीएम डेबिट कार्ड से जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी चार्ज लगता है। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है, पैसे निकाल तो सकते हैं लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, और साथ ही साथ जो मिनिमम बैलेंस आपको रखना होता है वो कंपलसरी होता है। अगर आपने उसको नहीं रखा है तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है, आपका अमाउंट कुछ कट जाता है। एटीएम और डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर आपका चार्ज भी लगता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब बैलेंस शीट की। अब आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप कहीं भी देखते हैं तो बैलेंस शीट की बात होती है, भाई बैलेंस शीट ख़राब है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, इस तरीके की। तो आखिर ये बैलेंस शीट होता क्या है, पहले ये तो हमें जानना होगा। तो दोस्तों अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इसमें कंपनियों की संपत्ति दिखाई जाती है, ठीक है। और ये जो संपत्तियां होती हैं, जो एसेट्स होते हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं और टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसी संपत्ति आपके ऊपर पास में है, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, ऐसा एसेट आपके पास में है जो आपको संपत्ति के जनरेशन में सहायता करे, तो उसको भी इसमें काउंट किया जाता है। अब कैसे बनाई जाती है बैलेंस शीट, बात ये उठती है। तो जब आपको बैलेंस शीट बनानी है तो मान लीजिए अपने यहाँ कॉपी का एक पन्ना आप लीजिए, और कई बार होता है ना, आप कंपेयर करते हैं, एक साइड में एक कॉलम बना देते हैं, दूसरे साइड में दूसरा कॉलम बना देते हैं। तो समझ लीजिए बस वैसा ही है ये। एक साइड में आपने एसेट्स बना दिए जो आपकी संपत्ति है, और दूसरे साइड में आपने लायबिलिटीज़ बना दी जो आपको देनदारियाँ हैं। मतलब एक साइड से आपकी इनकम हो रही है, आपको पैसा मिल रहा है, और दूसरे साइड में आपकी देनदारियां हैं, आपने कहीं से लोन लिया है, कुछ लिया है, उसका आपको इंटरेस्ट पे करना है, या जो भी कंडीशन हो जिसमें आपको देनदारियां, जो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपको इसको पे करना है। तो एक साइड में उसका एसेट हो गया जो आपकी इनकम है, दूसरे साइड में आपकी देनदारियां हो गई जो आपकी लायबिलिटीज़ हो गई।
तो यही होती है बैलेंस शीट। तो इसी में अगर आपकी, जाहिर सी बात है, अगर आपकी एसेट अच्छी हुई, ज़्यादा हुआ, तो आपकी बैलेंस शीट अच्छी मानी जाएगी। ठीक, तो ये तो हो गई बात बैलेंस शीट की। बैंक्स बैलेंस शीट बनाती हैं। तो आखिर ये बैंक क्या हैं, ये भी तो हमें जानना होगा ना। तो बैंक एक तरह से क्या होती हैं, एक कंपनी ही होती है। ठीक, अब बैंक के पास क्या होता है, आप अक्सर जाते हैं अपना पैसा जमा करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जाते हैं, वो वहाँ से पैसे निकालते हैं। तो मेन चीज़ क्या हुआ, बैंक, अक्सर कहा जाता है कि बैंक डूब गई, बैंक फ्री में लोन दे रही है, इनको कर्जा बांट रही है, ये कर रही है, उद्योगपतियों का फेवर कर रही है। इस तरह की बातें अक्सर आप सुनते होंगे पॉलिटिकल पार्टी से, और न्यूज़ चैनल वगैरह में अक्सर सुनते होंगे। तो भाई बैंक का तो काम ही यही है, इन सब बातों में नहीं होता। बैंक तो एक कंपनी है जिसका काम ही यही है कि वो एक तरफ से अमाउंट लेता है, दूसरे को देता है। ऐसा नहीं होता कि वो अपने पास पैसा रखे रहेगा। अगर वो अपने पास पैसा रखे ही रहेगा तो भाई आपको ज़्यादा ब्याज पे पैसा रिटर्न कैसे करेगा। ठीक है, तो वो आपने जैसे अपना पैसा वहाँ पे जमा किया, तो वो उस पैसे को क्या करेगा, किसी उद्योगपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को वो उस पैसे को देगा। फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट उस पैसे को एज अ लोन ले रहा है, तो उस पर वो उसको ब्याज देगा बैंक को। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए पैसा जमा किया, आज आप गए 10,000 रुपये का आपने एफडी कर दिया। ठीक है, 5 साल के लिए आपने कर दिया एफडी। तो 10,000 का रुपये जब आपने 5 साल के लिए एफडी कर दिया है, तो 5 साल बाद तो बैंक को आपको पैसा वापस करना है ना। और जो भी आपका इंटरेस्ट रेट हो उससे ज़्यादा में करना है, थोड़ा ज़्यादा पैसे में देना है। तो इसका मतलब है कि बैंक को अब आपको पैसा रिटर्न करना है। मतलब ये बैंक के ऊपर लायबिलिटी हो गई कि आपको पैसा देना है। तो आप जो पैसा उसमें एक तरह से जमा कर रहे हैं, वो क्या हुए, बैंक में जमा राशि क्या हो गई, वो एक लायबिलिटी हो गई। किसके लिए, बैंक के लिए। और वहीं पे अगर जब आपने वो पैसा 10,000 मान लीजिए जमा कर दिया, उसने क्या किया, वो 10,000 किसी और को दे दिया। जब उसके पास कोई लोन के लिए आया, तो वो 10,000 रुपये लेके जब गया, तो बदले में बैंक क्या करेगा, उस पर भी कुछ ब्याज लगाएगा। तो 10,000 के बदले वो मान लीजिए 15,000 उससे वसूली करता है। तो मतलब क्या हुआ, 5,000 उसको एक्स्ट्रा मिला ना। तब इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसके पास आ रहा है, मतलब वो क्या है, उसकी इनकम है। दैट मीन्स ये क्या हो गई, उसकी एसेट हो गई। इसका मतलब जो बैंक में पैसा जमा किया जाता है वो होती है लायबिलिटी, और उसके बाद में बैंक जब किसी को लोन देता है तो वो क्या होती है, एसेट। तो इस तरीके से एसेट और ये लायबिलिटी बैंक के टर्म्स में डिफाइन होती हैं। अब वहीं पे बात की जाए अगर लायबिलिटीज़ की, तो ये भी टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होती है टाइम लायबिलिटी, एक होती है डिमांड। अब इसमें क्या होता है, टाइम की बात हम अगर करते हैं, तो आप कई बार जब पैसे जमा करने जाते हैं, तो एक तो जैसे अभी हमने देखा ना कि फ़िक्स डिपॉजिट देखा, और हमने करंट अकाउंट देखा और सेविंग अकाउंट देखा। फ़िक्स वाले में क्या हो रहा था, फ़िक्स वाले में सर्टेन अमाउंट के लिए आपका पैसा जमा हो जा रहा था ना। तो ऐसा ही पैसा जो आपका सर्टेन समय के बाद ही वापस होगा, एक सर्टेन टाइम के लिए वो लॉक हो गया, उसको क्या बोलेंगे, टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी किसको बोलेंगे, जहाँ पे आपका सर्टेन पैसा समय के लिए आपका पैसा लॉक हो गया है। दैट मीन्स वो हमारा टाइम लायबिलिटी है। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अब एफडी आप करते हो, ऑनलाइन आप आरडी भी कर देते हो, रिकरिंग डिपॉजिट भी, कि 12 महीने के लिए भैया पैसे हम 12 महीने आपके अमाउंट कटता रहेगा, कुछ ज़्यादा बाद में मिलेगा। ठीक है, उसकी तरह से स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे आपके कुछ खर्चे वर्चे होते हैं ना, आप किसी कंपनी में चला रहे हो अगर, तो कुछ खर्चे वगैरह भी होंगे, उसकी सिक्योरिटी के अमाउंट, मिनिमम अमाउंट रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे बैंक अगर कुछ चला रही है तो उसको अपना एक सिक्योरिटी अमाउंट भी तो रखना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टाइम लायबिलिटी में आती हैं। लेकिन इसमें मेनली क्या हुआ, हमारा एफडी और आरडी ही काउंट होते हैं। जैसे जब हम आगे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो उसमें मेनली एफडी और आरडी ही रहता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, इन पर ब्याज ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपका पैसा एक लंबे समय के लिए लॉक हो गया है ना, तो बैंक को उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देगा ना। अब आखिर आपने बताइए कि आप अभी गए 10,000 रुपये जमा कर दिए, परसों गए आप 10,000 निकाल लिए, उसके बाद उस एक दिन बाद फिर आप गए 15,000 जमा किए, उसके 2 दिन बाद फिर 20,000 15,000 निकाल लिए। तो उसमें बैंक किसी को अगर लोन देना चाहे तो उतने आसानी से तो नहीं दे पाएगा। ठीक, तो बैंक क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसके पास पैसा रहे, जिससे वो लोन दे के ज़्यादा कमाई वो भी कर सके। तो इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को वो क्या करता है, इन पर ब्याज ज़्यादा देता है। लेकिन चूँकि आपका अमाउंट सर्टेन टाइम के लिए लॉक हो गया है,
तो आपकी लिक्विडिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि आप इजीली तो इसको कैश में जब आपकी ज़रूरत हुई तभी तो कैश में बदल नहीं सकते हो, आपको या तो पेनाल्टी देना पड़ेगा या टाइम पीरियड का वेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होती है, टाइम लायबिलिटी में या तो आपका ब्याज ज़्यादा रहेगा और दूसरी चीज़ आपकी क्या रहती है, तरलता कम होती है, और एफडी और आरडी जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। दूसरा हमारा होता है डिमांड लायबिलिटी। इसमें हमारा इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि लॉकिंग पीरियड वगैरह रहेगा, ठीक है। इसमें लॉकिंग पीरियड अगर नहीं है तो आपकी लिक्विडिटी क्या हो गई, जाहिर सी बात है बढ़ गई, आप कभी भी इसको पैसा निकाल सकते हो। कभी भी पैसा आप किस में से निकाल ले रहे थे, सेविंग अकाउंट से निकाल ले रहे थे, करेंट अकाउंट से निकाल ले रहे थे, डिमांड ड्राफ्ट से आप चाहते हैं तो उससे भी निकाल लेते हैं, या फिर आपका एफडी अगर मैच्योर हो गया है तो ओवरड्यू बैलेंस जो होता है वो निकाल लेते हैं, या फिर जैसे किसी की डेथ वगैरह हो गई, उसने कुछ करा रखा है बीमा वगैरह, तो उसका जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट वगैरह होता है वो तुरंत का तुरंत देना होता है। तो इसमें क्या होता है, चूँकि आप पैसा तुरंत निकाल ले रहे हो तो ब्याज उतना ज़्यादा बैंक नहीं देती है, लेकिन लिक्विडिटी इसकी अधिक होती है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया क्या, ये टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, यही थोड़ा सी चीज़ें हम इसमें यहाँ पे लिखी हुई हैं, टाइम लायबिलिटीज़ ऑफ अ बैंक और डिमांड लायबिलिटीज़ ऑफ अ बैंक। यहाँ पे एफडी और आरडी मेनली हमने लिखा हुआ है, और डिमांड लायबिलिटी में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मेनली। बाकी डिटेल जो हमने वही क्या, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, लेस लिक्विड होता है। बैंक जनरली इसको टाइम पीरियड के बाद ही करती हैं पे, अगर पहले करती तो पेनाल्टी लगाएंगी। जो बातें हमने की वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। अक्सर आपने कुछ संकेतकों का नाम सुना होगा, M1, M2, M3, M4, इन सब चीज़ों का आपने नाम सुना ही होगा। ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा हम जानते हैं, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं हम इनको, ये मेज़र होते हैं, मेज़र ऑफ मनी कह सकते हैं, मेज़र ऑफ मनी। ये एक तरह से संकेतक होते हैं जिसके द्वारा मतलब इनको पता करके आरबीआई कुछ डिसीज़न वगैरह लेती है कि हाँ आगे हमें क्या रणनीति बनानी, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, ये चीज़ें। तो अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने में दो चीज़ें हम देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक देख रहे हैं ना, कमर्शियल बैंक, और दूसरा देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस। ये दो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं इसमें। कौन कौन सी, एक तो कमर्शियल बैंक कंसीडर किया जाता है, दूसरा कौन सा कंसीडर किया जाता है, पोस्ट ऑफिस कंसीडर किया जाता है। थर्ड चीज़ उसमें जो आती है, पब्लिक के पास में, किसके पास में, पब्लिक के पास में, बैंक के पास नहीं, पब्लिक के पास में जो कॉइन और करेंसी, आपके पास कुछ सिक्के और नोट वगैरह जो पड़े रहेंगे वो, ये तीनों चीज़ें इसको कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। अब जो ये संकेतक होते हैं, जो मेज़र होते हैं, M1, M2, M3, M4, इनमें से क्या होता है कि कुछ चीज़ों को लिया जाता है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, उसी आधार पे इनको M1, M2, M3 को कंसीडर किया गया, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया, मेनली जैसे आप बैंक में जाते हैं तो हमारे डिपॉजिट कितने तरीके के थे, एक हमारा डिमांड डिपॉजिट हो रहा था, एक हमारा टाइम डिपॉजिट हो रहा था ना, जिसमें हमारा एक लॉकिंग पीरियड के लिए हो जा रहा था और एक कभी भी निकाल सकते थे, उस टाइप का हो रहा था। तो सेम वही चीज़ है, तो उन दोनों को ही यहाँ पर लिख लेते हैं। एक बार कमर्शियल बैंक के लिए हमने क्या लिया, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के लिए भी हमने डिमांड डिपॉजिट लिया और टाइम डिपॉजिट लिया, और साथ ही साथ पब्लिक के पास में जो कॉइन एंड करेंसी है उसको लिया, ठीक। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले अब M1 की। अब M1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए, पब्लिक के पास जो कॉइन एंड करेंसी है वो तो चारों में काउंट होता है, वो चारों में काउंट होता है, लेकिन जो M1 होता है उसमें पोस्ट ऑफिस का कोई भी अमाउंट उसमें शामिल नहीं किया जाता है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, ठीक। इसमें पोस्ट ऑफिस का नहीं शामिल किया जाता है, इसमें सिर्फ बैंक का लिया जाता है, और बैंक का भी कौन सा, जो डिमांड डिपॉजिट है, ना कि टाइम डिपॉजिट, ठीक। अब आप बताइए, डिमांड डिपॉजिट को केवल अगर हम ले रहे हैं, एक ही को ले रहे हैं, और पब्लिक के पास में जो हम पैसा है उसको ले रहे हैं, तो इसमें क्वांटिटी तो कम ही होगी ना, इसीलिए 1 स्टार लिखा हुआ है। वैसे 4 स्टार तक में काम हो जाता है, वो 4 ही हैं, 5 स्टार लिख दिया है। खैर, तो इसमें क्या होगा, क्वांटिटी कम हो जा रही है, ठीक है। लेकिन अब डिमांड डिपॉजिट में क्या हो रहा था, पैसा तो करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तुरंत पैसा निकाल सकते हैं, आपके पास पैसा है तो उसको तो तुरंत ही आप खर्च कर सकते हैं, तो इसमें लिक्विडिटी क्या हुई, लिक्विडिटी सबसे हाई हो गई, ठीक है। उसी तरह से जब आप M2 में आते हैं तो M2 में क्या होता है, कॉइन एंड करेंसी तो सब में था,
इसमें क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के साथ साथ पोस्ट ऑफिस को भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन टाइम डिपॉजिट जो है वो दोनों का नहीं लेते हैं, केवल क्या लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट। बैंक का डिमांड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट। और यहाँ पे नोट करने वाली जो पॉइंट है वो ये है कि पोस्ट ऑफिस में करेंट अकाउंट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ जो हमारा सेविंग अकाउंट है उसका डिपॉजिट कंसीडर होता है। तो अब यहाँ पर एक से भले दो आ गए, एक से भले दो आ गए तो क्या होगा, थोड़ा सा हमारा वो क्या हुआ, इसमें ये जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, आप पैसे एकदम से तो नहीं निकाल पाते ना, पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा प्रोसेसिंग ज़्यादा रहती है, इसलिए क्या होता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है वहाँ पे। इसलिए अगर जब हम M1 से M2 की तरफ आए तो क्वांटिटी तो हमारी बढ़ गई लेकिन लिक्विडिटी घट गई। और इन M1 और M2 को जो नाम दिया जाता है वो इनको दिया जाता है नैरो मनी। क्या दिया जाता है, नैरो मनी, संकुचित मुद्रा, संकुचित मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, M3 की बात करते हैं। M3 में क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। M3 में पोस्ट ऑफिस को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं और इसमें कमर्शियल बैंक का टाइम डिपॉजिट भी कंसीडर कर लिया जाता है। कमर्शियल बैंक का टाइम डिपॉजिट भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो मतलब इसमें कमर्शियल बैंक के दोनों डिपॉजिट आ गए और कॉइन एंड करेंसी विथ पब्लिक आ गई, ठीक है। और बात जब करते हैं M4 की तो उसमें चारों चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे जैसे हम M1 से M4 की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, लिक्विडिटी तरलता घटती जा रही है। और M1 और M2 को क्या कहते हैं, नैरो मनी कहते हैं। M3 एंड M4 को क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं इससे। M1 में हमने क्या देखा, सिर्फ जनता के द्वारा जमा हुआ पैसा बैंक में देखेंगे। देखिए अभी हमने क्या कहा कि M1 में हमने बैंक के पास जो जमा पैसा था वो देखा ना। तो कई बार क्या होता है ना, बैंक आपस में भी एक दूसरे के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को काउंट नहीं किया जाता है। सिर्फ क्या होता है, जो पब्लिक ने बैंक में पैसा जमा किया है ना उसी को काउंट करेंगे। और M3 में हमने देख ही लिया कि पोस्ट ऑफिस को काउंट नहीं किया था। M2 में क्या था, टाइम डिपॉजिट काउंट नहीं किया था दोनों का, ठीक है। पोस्ट ऑफिस तो उसमें आ गया था, तो ये चीज़ हो गई। अब M1, M2, M3, M4 ये चार संकेतक हो गए ना। अब इन चार संकेतकों में एक जो संकेतक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेज़र सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है M3, जिसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहते हैं, समस्त मौद्रिक संसाधन। इसे इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि RBI जो अपना निर्णय लेता है, जो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, वो सबसे ज़्यादा इसी पर बेस्ड फोकस रहता है उसका, इसलिए इसको सबसे इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों इसी को, तो उतना डिटेलिंग की हमको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरा एक और मनी का आपने नाम सुना होगा, M0। तो ये RBI द्वारा जनरेट होता है, एक रिज़र्व मनी है, ठीक है। ये हाई पावर मनी ये भी होता है। तो दोस्तों अभी के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। हमने सबसे पहले देखा इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा लिक्विडिटी क्या होता है, फिर हमने जाना जो कीन्स की बुक्स तक है उसके बारे में, उनकी जो कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा सा देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने बैलेंस शीट के बारे में देखा, हमने देखा कि लायबिलिटी क्या होती है, उसके बाद में हमने देखा एसेट क्या होता है, बैंक क्या होता है, बैंक की बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, उसके बाद में जो ये मेज़र्स होते हैं इनको हमने देखा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इसको पसंद किया होगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। और उम्मीद कर रहे हैं आपने वीडियो को बिल्कुल पसंद किया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।